नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज की हमारी सीरीज है टॉप 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है और जो कई बार परीक्षा में जिनके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मेरा नाम अमन है और आज की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है, होके मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। तो दोस्तों, आप सभी को ठहरना नहीं है, चलना है, चाहे धीरे धीरे ही चलना है मगर चलते रहना है। ठीक है, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो मैं प्रीवियस क्लास में इन पर चर्चा कर चुका हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा इसको रिवीजन पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है जितनी भी क्लास है मैक्सिमम रिवीजन की रहेगी और भी आप देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, बी है 43वें, सी है 44वें और डी है 46वें। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है और इसको भाग 20 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 300A आर्टिकल है, 300A संविधान में जोड़ा गया है, जो भाग संविधान के किस भाग में है? संविधान के 20 भाग में है। ठीक है, अब ये जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार ना बनकर एक लीगल राइट्स है। ठीक है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट। ओके, और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की बात करते हैं तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब संशोधन किया गया था तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल डाल दिए गए थे। ठीक है, इसीलिए स्कॉलर्स इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य किसकी रिकमेंडेशंस पे आए थे? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आए थे। ठीक है, पहले 10 थे, अब 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, पहले जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और रिकमेंडेशंस किसकी थी? स्वर्ण सिंह समिति की। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, इसका राइट आंसर बताइए। आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, 360, 358। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 356। 356 में क्या है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो वहाँ का राज्यपाल के ऊपर सारी पावर आ जाती है। ओके, और आर्टिकल 352 की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 352 है, युद्ध सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संघ के पास ये पावर है कि आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। और आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय इमरजेंसी। और आर्टिकल 358 की बात करते हैं तो आर्टिकल 358 इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 को निलंबन किया जा सकता है। ये आर्टिकल 358 में बात कही हुई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संसद क्या है या संसद किससे मिलकर बनती है? तो इसका राइट आंसर तो इसमें कुछ दिया नहीं है, मिसप्रिंट हो गया था।
संसद लोकसभा प्लस राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा से मिलकर बनती है, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा आर्टिकल 81 में लोकसभा की का गठन है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन है। ठीक है, और संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत प्रदान है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और जो 36 से 51 तक है वो भाग 4 में है और उसमें डीपीएसपी की बात कहेगी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में। आर्टिकल कौन कौन से? 36 से 51 तक। और जो सी ऑप्शन है 5 से 11, ये भाग 2 में है जिसमें सिटीजनशिप की बात करती है, मतलब नागरिकता। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर बताइए। आर्टिकल 280, आर्टिकल 214, आर्टिकल 124, आर्टिकल 239 ए या का? जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 280। 280 में क्या है? वित्त आयोग के गठन के बारे में बात की गई है। ठीक है, वित्त आयोग के गठन के बारे में बात की गई है। वित्त आयोग में कितने मेंबर होते हैं? इसमें 5 मेंबर होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, और वित्त आयोग का काम क्या होता है? सेंट्रल और स्टेट में टैक्स को डिवाइड करना। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे केसी नियोगी, और अभी 15th या 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। वित्त आयोग के कौन चेयरमैन है? एन.के. सिंह, जो 15वें हैं। ठीक है, पहले कौन थे? केसी नियोगी। बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। अनुच्छेद 214 है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और ऑप्शन सी पर 124 है, इसमें हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और अनुच्छेद 339 का दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रस्ताव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक कुमार मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, रॉयल कमीशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रस्ताव दिया था। अशोक कुमार मेहता समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। लक्ष्मीमल सिंघवी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही थी। ठीक है, इन्होंने प्रस्तावित किया था कि जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। थोड़ा बात कर लेते हैं पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली पर। तो राज्यों को पंचायत गठन करने की बात की गई। डीपीएसपी का आर्टिकल है 40, जिसमें क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, या राज्यों को पंचायत गठन करने की बात करता है। इसी के तहत आर्टिकल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था गठित की गई। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और इसमें भाग कौन सा जोड़ा गया था? संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 अनुच्छेद, पंचायत में जो पंचायती राज प्रणाली से रिलेटेड अनुच्छेद वो 243 से हैं, 243 ओ तक पंचायत की बात करते हैं। और जो पंचायत है वो 32 सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। ओके, और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 के तहत क्या हुआ था? नगर पालिका अस्तित्व में आई थी, नगर पालिका।
और भारतीय संविधान के भाग, इसमें भाग 9A या 9 का जोड़ा गया। और नगर पालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 243 P से 243 ZG तक हैं, ZG तक हैं, ठीक है। और जो नगर पालिका है वो 18 सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल या 5 वर्ष से पूर्व किस रीति द्वारा पद से हटाया जा सकता है? इसका ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन। जी, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा, इम्पीचमेंट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 5वीं, 6ठी, 8वीं, 10वीं। इसका राइट आंसर बताइए। हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वीं। कब आई थी? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को भारतीय संविधान की अनुसूची 10वीं जोड़ी गई, ठीक है। इसमें दल बदल या एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान के बारे में बात करता है, ठीक। और 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करती है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के ST या राज्यों की जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान करती है। 8वीं अनुसूची किसके बारे में प्रावधान करती है? 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में प्रावधान करती है, भाषाओं के बारे में। टोटल भाषाएं कितनी हैं? 22। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? 5, 4, 3, 7। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से निम्न में से कौन सा विधेयक पारित किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन है स्पेशल मेजोरिटी द्वारा दिया हुआ है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या वित्त विधेयक। जी, इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या बात करता है? प्रोसीजर, अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करता है। ओके, अमेंडमेंट प्रोसीजर कैसे होती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अमेंडमेंट प्रोसीजर को कहाँ से बारो किया गया था? वो अफ्रीका से बारो किया गया था, ठीक। अमेंडमेंट प्रोसीजर, ओके। और धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, ठीक। साधारण विधेयक को कोई भी सदन में पेश कर सकता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर या नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 से 24। ये जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं ये सब के सब फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और अनुच्छेद 14 से 18 बात करता है समता का अधिकार, ठीक है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 बात करता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 31 बात करता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 को आत्मा व हृदय कहा है। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर क्यों कहा है? तो बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी स्टेट या कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति आपके इस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और प्लस लीगल राइट्स दोनों को डील करने का अधिकार है, ठीक, हाई कोर्ट के पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद और गोपालाचारी अयंगार।
जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारतीय प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है, क्योंकि और 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। और प्रारूप समिति की बात की गई है तो प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे सॉरी, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी थे, गोपालाचारी अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सदुल्ला थे, बी.एल. मित्तल थे और डी.पी. खेतान थे प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है। और बी.एल. मित्तल को किसने रिप्लेस किया था? एन. माधव राय ने। और डी.पी. खेतान को रिप्लेस किया था टी.टी. कृष्णामाचारी ने। ओके, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 72, 74, 76, 148। जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति निहित है। और अनुच्छेद 161 में और अनुच्छेद 161 में गवर्नर को क्षमा करने की शक्ति प्रदान है, ठीक है। गवर्नर 153 में आता है, ठीक है। 153 में क्या है? गवर्नर, ठीक। और गवर्नर की अपॉइंट कहाँ होती है? अनुच्छेद 154। गवर्नर की बात की 153 में, 154 में राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 74 की बात कर लेते हैं तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। एड एंड प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का पद है, महान्यायवादी। और आर्टिकल 148 या 148 कैग की बात करता है। महान्यायवादी शब्द आया हुआ है तो महान्यायवादी संसद की सभी कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, और लेकिन ये वोट नहीं दे सकता है या निर्णायक मत नहीं दे सकता है, ठीक है। और इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? इसका आंसर बताइए। राज्यों के पास, केंद्र के पास, न्यायपालिका के पास, केंद्र व राज्य दोनों के पास। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा केंद्र के पास। जो अवशिष्ट अधिकार होते हैं वो केंद्र के पास होते हैं। अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनकी बात ना तो संघ सूची में की गई है, ना समवर्ती सूची में, और ना ही राज्य सूची में। तो वो ऐसे अधिकार को अवशिष्ट अधिकार कहते हैं। ये अधिकार केंद्र के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबर लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइबर लॉ, जैसे साइबर लॉ है तो वो अवशिष्ट अधिकार है, वो केंद्र के पास होता है। और अवशिष्ट अधिकार को कहाँ से बारो किया गया है? तो ये कनाडा से बारो किया गया है। ओके, ठीक है। और भाग 11 में बात किया हुआ है केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। भाग 11 बात करता है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, और समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास है। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है तो केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीपीएसपी। डीपीएसपी में कल्याणकारी स्टेट या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा की बात होती है, ठीक है। और मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य अब टोटल 11 हैं, पहले 10 थे, और 11वां मूल कर्तव्य आया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशंस या सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट है, और अनुच्छेद 226 में क्या हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है? 341 के सामने लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं, क्या यह सही है? और अनुच्छेद 324 में क्या कैग है, मतलब भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक? ये इस टाइप में है सब। इसमें बताइए कौन सा सही नहीं है या कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैग, क्योंकि 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है और कैग बात करता है, मैंने अभी बताया 148 में कैग की बात की गई। बाकी 214 में हाई कोर्ट है, 226 में हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है, 341 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी, बाकी सब सही हैं, यही गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। ठीक है, और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। आर्टिकल 24 में समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक, वाक स्वतंत्रता। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद। संसद स्पेशल मेजोरिटी 2/3 के द्वारा राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। ठीक है, और राज्य विधानमंडल टोटल 6 स्टेट्स में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 6 स्टेट्स में है राज्य विधानमंडल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होता है, यानी क्वीन का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, और 1858 को गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं। गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 के तहत ही भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड कैनिंग होता है, और ये उसका पद समाप्त हो जाता है। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय का पद सृजित किया जाता है 1858 के एक्ट से ही। और प्रथम वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है? माउंट एवरेस्ट, एकांकागुआ, टाउ ब्लैक, एल्ब्रुस? इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकांकागुआ। एकांकागुआ साउथ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अगर साउथ अमेरिका नहीं है तो आप अर्जेंटीना भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का देश है और अर्जेंटीना में ही एकांकागुआ है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट एशिया की सर्वोच्च चोटी है, और टाउ ब्लैक अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, और एल्ब्रुस यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, अन्नामुडी, कालसूबाई, ऊटी? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी। ठीक है, और जो कालसूबाई है सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कालसूबाई। और ऊटी जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री, कालसूबाई। और ऊटी जो है वो ये नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, और ये एक पर्यटक स्थल भी है, रमणीय पर्यटक स्थल भी है। कहाँ स्थित है? नीलगिरी में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक, नीलगिरी में।
अनाईमुडी की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट का है सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट की का सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर 2695 मीटर। और जो कालसूबाई है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। अनाईमुडी है पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी ऊटी जो है नीलगिरी में है और ये पर्यटक स्थल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 78.09%, 20.95%, 0.03%, 0.93%। इसका राइट आंसर बताइए। हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 78.09। बी ऑप्शन की बात करते हैं 20.95 है, ये ऑक्सीजन O2 की प्रतिशतता है। और 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता है। और 0.93% ये आर्गन की प्रतिशतता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने किस रियासत को हड़पा था? अवध, झांसी, सतारा, जैतपुर। जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने इसे हड़प लिया था। ठीक है, और झांसी को हड़पा था गोद निषेध का आरोप लगाकर। ठीक, कि दत्तक पुत्र को आप नहीं रख सकते हैं। सतारा को 1848 में यह हड़पने वाला पहला राज्य था। ठीक, सतारा राज हड़प नीति के थ्रू जो हड़पने वाला पहला राज्य कौन था? 1848 में सतारा था। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न तो कुछ नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनके बारे में, जो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स आई हैं तो उनके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें सीक्वेंस में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को सीक्वेंस में बताऊंगा। जो घटनाएं 1905 से स्टार्ट होती हैं और जहां पर भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में। ठीक है, तो वहां तक हम बात करेंगे। अब ये 13 दिसंबर 1946 जरूर लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है स्लाइड लगाने में। कृपया आप लोग सुनिएगा कि 1905 में कौन सी घटना होती है। अभी मैं 13 दिसंबर 1946 पर भी आऊँगा, लेकिन मैं महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो 1905 से स्टार्ट करते हैं। पहले इन सब चीज़ों के बारे में आप अभी भूल जाइए। 1905 में क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में, और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक, स्वदेशी आंदोलन। और 1907 में क्या होता है? 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में? रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में। इसमें कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल। अध्यक्षता कौन करता है? रासबिहारी घोष। 1919 में क्या होता है? माल्ले मिंटो एक्ट आता है, जिससे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसी से स्टार्ट होती है। तो ये किसके लिए होता है? मुस्लिमों के लिए होता है। ठीक, 1909 के बाद बात करते हैं 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार सजता है, दिल्ली दरबार। इसमें क्या होता है? इसमें कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी जाती है 1912 में। ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द करने की भी घोषणा होती है 1911 में। और 9 अगस्त 1915 9 अगस्त 1915 को क्या होता है? गांधी जी भारत आते हैं। 1916 में क्या होता है? 1916 में लखनऊ समझौता होता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिकाचरण मजूमदार। जो विभाजन 1907 में हुआ था वो लखनऊ अधिवेशन में वो विलय में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें गरम और नरम दल एक हो जाते हैं। ठीक, और 1916 के बाद बात कर लेते हैं 1917 की। तो 1917 में महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक, और 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आता है। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम भी आता है। ठीक, 1920 में क्या होता है? 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है।
महात्मा गांधी करते हैं। 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा की घटना होती है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है। गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने 22 सिपाहियों को जिंदा जला देते हैं। तो इस घटना को चौरी चौरा घटना कहते हैं। इस घटना से गांधी जी इतना आहत हो जाते हैं कि जो 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था उसको रद्द कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे। 1922 के बाद घटना आती है 1923 में। 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन करता है, CR दास या चित्तरंजन दास। और क्योंकि गांधी जी 1922 में चौरी चौरा घटना की वजह से वो 6 साल के लिए जेल भेज दिए जाते हैं। तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1924 में क्या होता है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला होती हैं। ठीक, 1925 के बाद कौन सी घटना आती है, 1927 में साइमन कमीशन बनता है। 1927 में साइमन कमीशन बनता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है, इंडिया आता है। ओके, और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये नेहरू रिपोर्ट भी आती है। 1919 में क्या होता है, 1929 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1929 हो गया। और जो प्रमुख ऐतिहासिक घटना है 12 मार्च 1930, 1929 हो गया था। 1930 में क्या होता है, 1930 में दांडी यात्रा स्टार्ट होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक, क्योंकि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो जाती है। तो महात्मा गांधी सांकेतिक रूप से 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर देते हैं, दांडी यात्रा। ठीक है, जिसमें 78+1 थे, मतलब टोटल मेंबर 79 थे और इसकी लंबाई 324 किलोमीटर थी। गांधी जी को इसमें टोटल 24 दिन लगते हैं। ठीक, और बात करते हैं 1930 हो गए तो 1931 में क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 1931 में कराची अधिवेशन होता है और 23 मार्च 1931 को, सबसे पहले 23 मार्च 1931 को इसी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। और क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है तो गांधी उस पर साइन कर देते हैं। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। और फिर इसी 1931 में ही कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। सॉरी, मैं एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं कहना भूल गया। 1928 में बारदौली सत्याग्रह होता है जिसको लीड कर रहे होते हैं वल्लभ भाई पटेल। तब उनका नाम सरदार नहीं आता। 1928 में बारदौली सत्याग्रह की जीत की वजह से वहाँ की महिलाएं, जो बारदौली की महिलाएं हैं, पटेल जी को सरदार की उपाधि से सम्मानित करती हैं। ठीक, 1931 की घटना हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इतिहास में 1931 के बाद 1932 की घटना महत्वपूर्ण है। 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है 25 दिसंबर 1932 को। किसके बीच, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। ठीक, और 1935 को क्या होता है, 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। ठीक, और वही भारत शासन अधिनियम है जिससे हम भारतीय संविधान ने बहुत मैक्सिमम आर्टिकल को बारो किया हुआ है, भारत शासन अधिनियम। ठीक, 1935 के बाद 1940 में क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे जी थे। ठीक, 1942 में तो आप सभी को पता होगा 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, शुरू होता है और 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आता है। 42 के बाद बढ़ते हैं आगे। फिर 13 अप्रैल 1946 की घटना होती है, मतलब अभी 13 दिसंबर नहीं, 42 के बाद 1946 की घटना होती है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक, उसके बाद की ये घटना है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है, उसके बाद में यहाँ स्लाइड सही लगी हुई है। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं जो कि बाद में प्रस्तावना बनती है। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बनती है, संविधान की प्रस्तावना। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाता है, जवाहरलाल नेहरू। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है।
ठीक। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम या स्वतंत्रता का एक्ट आता है, स्वतंत्रता अधिनियम या स्वतंत्रता का एक्ट आता है। 15 अगस्त 1947 को फाइनली हम लोग क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी भारत आज़ाद हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं थी जो कि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिवाइज करवा दे, रिकॉल करवा दे। इससे ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में थी, तो आप लोगों को एक मोटा मोटा मिल गया कि हाँ ये सारी चीज़ घटनाएं याद आ रही हैं। फिर इनसे क्वेश्चन भी आप लोगों को जो आप लोगों के जहन में आ जाएगा, जब आप लोग मतलब क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ कौन क्या था। ठीक, तो मैंने सोचा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। प्रेरीज, पंपास, वेल्ड्स या डाउन्स? दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, पंपास। अगर ऑप्शन में दक्षिण अमेरिका नहीं है तो आपका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना कंट्री है जो कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले मैं इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। प्रेरीज घास के मैदानों को नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरीज कहते हैं। वेल्ड्स कहते हैं साउथ अफ्रीका के घास के मैदानों को, और डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड? इसका राइट आंसर तो कुछ है नहीं, क्योंकि टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है। इसका ई भी जोड़ लीजिए, ये केरला। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? केरल। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। ठीक, ये उल्का पिंड से निर्मित एक झील है। ठीक है, उल्का पिंड के द्वारा ये झील बनती है जो कि केरल में है। ठीक, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर डल झील है, बुलर झील है, नागिन झील है, बैरीनाग झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है। नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग, बुलर झील, डल झील जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलें हैं। राजस्थान में जयसमंद, डिडवाना, फतेह सागर और सांभर लेक। ठीक, सांभर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खारे पानी की ये एक झील है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है? सांभर झील। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है? वो बुलर झील है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? वो चिल्का झील है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है, कंफ्यूज मत होइएगा। लैगून झील है वो चिल्का झील है, एक खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांभर झील होगी। ठीक, और तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट झील है तो ये यहाँ पर पुलिकट झील है, पुलिकट लेक कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये तो 1916 की घटनाएं, सारी इंपॉर्टेंट इतिहास की घटनाएं थी, तो इसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया है। ये स्लाइड ये थोड़ा इधर उधर लग गई हैं, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। 15,200, बी है 6100 और सी है 7,516.6 किलोमीटर, डी है 32 से 14 किलोमीटर। जी हाँ, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, और ये भारत है, तो नॉर्थ टू साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत के विस्तार की लंबाई कितनी है? ये 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की विस्तार 3214 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पूरब से पश्चिम में भारत की कितनी विस्तार है? 2933 किलोमीटर। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और जो पहला ऑप्शन है ये
ऑप्शन डी के बारे में मैंने चर्चा की है कि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो भारत की कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर। ठीक है। और 15,200 किलोमीटर जो लिखा हुआ है वो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। ठीक। 6100 किलोमीटर जो है वो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है नहीं गुजरती है। क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। नहीं गुजरती है मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम। इसका राइट आंसर बताइए। किससे होकर नहीं गुजरती है? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ठीक, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। ठीक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। इसको मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फेयर और मध्य मंडल को कहते हैं मेजोस्फेयर। और जो सबसे आखिरी की परत है उसको कहते हैं, बाहरी परत है उसको कहते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। बात कर लेते हैं एक सीक्वेंस की। तो वायुमंडल में जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल। दूसरी परत है वो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद मध्य मंडल आती है, फिर आयन मंडल और पांचवी है जो कि सबसे बाहरी परत है वो बहिर्मंडल है। ठीक। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और यहाँ पर कौन सी घटना होती है? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। और 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। इसको नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरी परत है वो है समताप मंडल। तो समताप मंडल किसके लिए जानी जाती है? यहाँ पर क्योंकि धूल कण नहीं होते हैं इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श परत है। और यहीं पर ही ओजोन परत है जो हमारी जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उनकी मदद करता है। ठीक है। सूर्य से आने वाली विकिरण जो होती हैं वो उससे ओजोन हमारी मदद करता है। ठीक है। ओजोन कहाँ है? समताप मंडल में। ओजोन की मोटाई मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो डाप्सन है। ठीक। और तीसरी परत है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? इसमें जो है आयन की प्रधानता होती है और यहाँ पर जो है रेडियो संचार यहीं से संभव हो पाता है। और यहाँ पर जो आसमान से उल्का आता है, उल्का पिंड, वो यहीं पर आकर जल जाता है। और जो केरल की वेम्बनाड झील है वो उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। और फिफ्थ है जो कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है वो कौन सी है? बहिर्मंडल है, एक्सोस्फीयर। यहाँ पर जो हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता होती है और इसके परे जो है स्पेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये स्लाइड तो इसके बारे में मैंने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण या लूनर इक्लिप्स कब लगता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, या जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। चंद्रग्रहण कब लगता है? इमेज बना लेते हैं। ये सन है
ये मून है और यहाँ पर क्या है, अर्थ है। जब सूरज और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन, ठीक। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स कब लगता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। और जब चंद्रमा जो है, जो मून है, वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है। आपकी इमेज सोलर इक्लिप्स उसे कहेंगे। आपकी इमेज ये जैसे ये है, जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम सन बना रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं अर्थ और यहाँ पर बना रहे हैं मून। ये स्थिति होती है किस चीज़ की, ये स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण की, सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाती है, क्योंकि जो सन की लाइटें हैं चंद्रमा पर पड़ती है तो यहाँ पृथ्वी पर अंधेरा होता है, ठीक। इसलिए ये अमावस्या के दिन लगता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को नहीं टच करता है, 4 राज्यों को टच करता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और म्यांमार कितने राज्यों को टच करता है, तो म्यांमार 4 राज्यों को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। बेलगांव, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेलगांव। ये कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक में 1924 को। ये गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन था जिसमें वो अध्यक्षता करते हैं। कौन से, बेलगांव अधिवेशन। कानपुर है तो कानपुर अधिवेशन 1925 में भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष जो होती है वो सरोजिनी नायडू होती है, ठीक है। आईएनसी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हो सरोजिनी नायडू जी हैं। सरोजिनी नायडू जी 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं एमसी मजूमदार। इसमें जो कांग्रेस 1907 में 2 धड़ों में विभाजित हो जाती है, यहाँ पर आकर एक हो जाती है, विलय हो जाता है, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मोपा, डफला, सुलंग और मिसमी किस राज्य की जनजातियां हैं, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। यूपी SSSC पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोपा, डफला, सुलंग और मिसमी किस राज्य की जनजातियां हैं, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और चकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर की है, सिक्किम की जनजाति लेप्चा है, ठीक। और भील महाराष्ट्र की जनजाति है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, गारो खासी, जैंतिया के पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के पठार में, कोरोमंडल तट पर, मालाबार तट पर। इसका राइट आंसर बताइए। हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। ये इंडिया हो गया। और अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती हैं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। और ये मानसून कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट। अक्टूबर नवंबर यानी ठंडी में वर्षा होती है, तो यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून के तहत कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। इस तट को हम कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। और मतलब पूर्वी तट को कहते हैं कोरोमंडल तट और पश्चिमी तट को कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर के महीनों में जो भारी वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। और कहाँ होती है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के पास ही जो होता है वो तमिलनाडु होता है, इसीलिए तमिलनाडु उत्तर पूर्वी मानसून के कारण 50 to 60% रेन रिसीव करता है, ठीक। और जो इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो किस मानसून की वजह से होती है, वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, ठीक। साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले हिट करता है। साउथ वेस्ट मानसून हिंद महासागर में जो हवाएं चलती हैं तो एक शाखा बंगाल की खाड़ी तरफ चली जाती है, एक शाखा अरब सागर की तरफ चली जाती है। बंगाल की खाड़ी में जब जाती है तो सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून से अंडमान निकोबार में बारिश होती है। और भारत की बात करें तो भारत के राज्य में सबसे पहले ये अरब सागर में एक शाखा जाती है तो केरल को हिट करती है, तो पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, केरल में। उसके बाद में ये जो है फिर इसकी शाखा इस तरह से
एक शाखा इधर चली जाती है ऐसे, फिर एक शाखा ऐसे चली जाती है, फिर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है 90% बारिश इंडिया में, ठीक है। और गारो खासी जयंती की बात कर लेते हैं तो ये मेघालय में है, और मेघालय के मासिन नाम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक। मालाबार तट तो मैं बता चुका हूँ, पश्चिमी घाट को मालाबार तट भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। इसके ऑप्शन देख लीजिए, इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा महानदी गोदावरी कृष्णा पिन्नार कावेरी वैगई, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी गोदावरी कृष्णा पिन्नार और वैगई, ठीक। और नदियों की लंबाई के अनुसार अगर घटता क्रम पूछे तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की, वो गोदावरी है। गोदावरी सबसे बड़ी है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, और फिर कावेरी है। उसके बाद में कौन सी है, ताप्ती है, ठीक। जो ताप्ती है वो रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो, उसमें ताप्ती आती है, और माही आती है, साबरमती आती है, लूनी आती है, पेरियार आती है, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, ठीक है। ये सारी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा बनाने वाली जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है। गोमती, क्षिप्रा, गोदावरी, गंगा। यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ, ठीक है। गोमती के किनारे लखनऊ है, लखनऊ। गोदावरी नासिक शहर गोदावरी के किनारे, गंगा कानपुर, और वाराणसी, पटना, हरिद्वार, कानपुर और प्रयागराज, ये सारे के सारे शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी विवरंस घाटी या रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। अभी मैंने इस पर चर्चा किया हुआ है, इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। गोदावरी, कृष्णा, महानदी जो हैं वो सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, पश्चिम से यहाँ से इधर इस तरफ बहती है, और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि अरब सागर में जो नदियाँ बहती है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ऐसे। और ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, माही रिवर जो है वो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, ठीक है। साबरमती है, लूनी है और पेरियार है, ठीक। और कौन सी है, पेरियार, ठीक। और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार कट करती है, और विषुवत रेखा को 2 बार कट करने वाली कौन सी नदी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी जैवमंडल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये सिक्किम में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत भारत की अवस्थिति इंडिया इज सिचुएटेड कहाँ है। इसका राइट आंसर बताइए, एक बार देख लीजिएगा फिर बताइएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और देशांश की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य, ठीक। ये इंडिया है। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ, और उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट ये पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य, ठीक है। ये भारतीय अवस्थिति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई। 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, मार्च 1931 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर, जी हाँ, इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था। इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च 1931। जब 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है तो उसी समझौते के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। कब, 23 मार्च 1931 को। और मार्च 1931 में क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं पटेल जी, और उसी में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अब मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, इसका राइट आंसर तो कुछ है नहीं। इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। यह 90% भाग है और महाराष्ट्र में पेंच का 10% भाग है, ठीक है। असम में काजीरंगा है, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा में सिमलीपाल है, ठीक है, अभ्यारण्य। बढ़ते अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, बांधवगढ़ कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? जी हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में है, गिरी गुजरात में, काजीरंगा असम में। गिरी किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए है। असम काजीरंगा गैंडे के लिए, ठीक, एक सिंगी गैंडे, और यहाँ जंगली सुअर भी हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु, सॉरी इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु नहीं, मणिपुर में। जल्दी में तो इसलिए बैटरी कम है ना। मणिपुर ये डांसिंग डियर के लिए फेमस है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पर माजुली द्वीप है, ठीक है, नदी द्वीप, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न पर। फुंडीज यहीं पर हैं। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा गोदावरी, ठीक है। निकलती है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, ठीक है, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहलाती है। गंगा की बात कर लेते हैं तो गंगोत्री यमुना से निकलती है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज जो है इंद्रावती, प्राणहिता और इत्यादि हैं, ठीक है। पेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पालघाट निम्न से किस राज्य को जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल व तमिलनाडु, ठीक। और भोर घाट है जो, वो महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है, जहाँ पर जवाहर सुरंग स्थित है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दिफू दर्रा है जो, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा है, ठीक है, ठीक। और यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेदों में गाय को किस नाम से जाना जाता है? वेदों में गाय को जाना जाता है ऑप्शन डी, अगन्या के नाम से। ये वध न करने योग्य है, ठीक है। अस्कनी झेलम वितस्ता, सॉरी अस्कनी चेनाब है। अस्कनी जो है चिनाब नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है, वितस्ता झेलम का है, और परुसड़ी रावी का है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, ठीक है। और 17वें में अस्पृश्यता का अंतर है, 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, 79 में संसद का है, ठीक है, संसद का गठन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर की बात की हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लाइव, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और मोहिनीअट्टम भी, और कर्नाटक का जो नृत्य है वो क्या है? यक्षगान। तमिलनाडु में क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है। केरल में कुचिपुड़ी, मोहिनी जो है मोहिनीअट्टम केरल में है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, और केरल का कथकली भी है, ठीक है। और उत्तरी भारत का कथक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बैटरी बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? जी, इसका